आज के लेक्चर में हम दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे? दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। ठीक है। जैसे मान लीजिए कि ये एक्स अक्ष है। ठीक है। और आपको दो रेखाएं दे रखी हैं। लेट से एक रेखा ये दे रखी है और एक रेखा जो है आपकी कुछ इस तरीके से दी हुई है। ये दो रेखा आपको दे रखी हैं और आपसे कह दे कि इन दो रेखाओं के बीच का कोण बताओ। इन दो रेखाओं के बीच का कोण आपसे पूछ लिया, तो कैसे बताओगे? आप कहोगे सर इन दो रेखाओं के बीच में तो बेसिकली देखा जाए तो एक तो ये कोण बन रहा है ना। ये दोनों कोण बराबर ही होंगे बेसिकली। और एक ये कोण बन रहा है। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि दो रेखाओं के बीच में एक तो न्यून कोण बनता है, एक अधिक कोण बनता है। न्यून कोण माने 90 डिग्री से छोटा, अधिक कोण माने 90 डिग्री से बड़ा। ठीक है। तो अगर हमसे पूछ ले कि भैया दो रेखाओं के बीच में बनने वाला न्यून कोण और अधिक कोण दोनों कोण बताओ, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम देख रहे हैं। तो उसका फॉर्मूला ये होता है बेटा, ये होता है इसको आप चाहें तो याद रखने के लिए आप इसको ऐसे कह लें, कैसे भी कर सकते हैं वैसे तो M1 - M2 कह लें। ये फॉर्मूला होता है दो रेखाओं के बीच में बनने वाला न्यून कोण और अधिक कोण। दो रेखाओं के बीच में बनने वाला न्यून कोण और अधिक कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए, तो दो रेखाओं के बीच में चार कोण बनते हैं, लेकिन असल मायने में देखा जाए तो दो ही कोण बनते हैं, है ना। क्योंकि ये कोण और ये कोण तो बराबर ही है। तो इसमें से कोई एक कोण बता दो। मान लो कि मैं ये कोण बता देता हूँ, इसको मिटा देते हैं। ये कोण और ये कोण भी बराबर है, तो इसमें से कोई एक कोण बता दो। मान लो कि मैं ये कोण बता देता हूँ। ठीक है। तो असल मायने में देखा जाए तो दो रेखाओं के बीच में दो कोण बनते हैं, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण। तो अगर आपसे दो रेखाओं के बीच में बनने वाले न्यून कोण और अधिक कोण दोनों कोण पूछ ले तो उसको ज्ञात करने का ये फॉर्मूला है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं इस कोण को पता करने की कोशिश करता हूँ। कैसे? इस कोण को एक काम को थीटा मान लो। ठीक है जी, है ना। और ये जो दो कोण हैं इसको एक काम करो, इसको मान लो आप अल्फ़ा 1, इसको मान लो आप अल्फ़ा 2। कुछ भी मान सकते थे, मैंने इसको अल्फ़ा 1 मान लिया, इसको अल्फ़ा 2 मान लिया। ठीक है ना। ठीक है सर। अब अगर आप इस ट्रायंगल पे फोकस करें, इस ट्रायंगल पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाएं, थोड़ा सा फोकस करें, तो आप पाएंगे कि जो ये बाह्य कोण है ये बेसिकली बाहर का कोण बन रहा है ना। आप ये मत समझिए कि 90 डिग्री का है, नहीं, जरूरी नहीं है, आकृति कैसे भी बन सकती थी। तो बेसिकली बाह्य कोण बन रहा है। हमें पता है कि जो बाह्य कोण होता है वो आंतरिक दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होता है। क्लास 9 में हमने सीखा था कि जो बाह्य कोण होगा ये बराबर होगा आंतरिक दोनों कोणों के जोड़ के बराबर, है ना। जो अल्फ़ा 1 है ये इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। ठीक है, उसको लिख दिया अपने। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? थीटा की वैल्यू चाहिए। तो एक काम करते हैं, अल्फ़ा 2 को हम वहाँ भेज देते हैं, तो ये कुछ हमें ऐसा मिल गया, है ना। लेकिन प्रश्न में आपको ये कोण थोड़ी देगा, ये तो हमने अपनी तरफ से मानने हैं। प्रश्न में आपको इसकी ढाल देगा, समझ रहे हैं। प्रश्न में आपको इन दो रेखाओं की ढाल आपको मिलेगी। यानी मैं कह सकता हूँ कि प्रश्न में मुझे टेंजेंट अल्फ़ा 1 और टेंजेंट अल्फ़ा 2 ये मिलेगा प्रश्न में मुझको। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू नहीं मिलेगी भैया। टेंजेंट अल्फ़ा 1 टेंजेंट अल्फ़ा 2 इसकी वैल्यू मिलेगी प्रश्न में। अब क्या करें? क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू होती तब तो थीटा आसानी से निकल गया था, उनको घटा देते थीटा मिल जाता। लेकिन प्रश्न में अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 की वैल्यू थोड़ी मिलेगी। प्रश्न में तो हमें क्या मिलेगा? प्रश्न में तो भैया हमको ये वैल्यूज मिलेंगी। अब क्या करें भैया? तो एक काम तो ये कर सकते हो आप कि यहाँ से आप टेंजेंट अल्फ़ा 1 टेंजेंट अल्फ़ा 2 मिल रहा है प्रश्न में, यहाँ से आप अल्फ़ा 1 निकाल लें, यहाँ से आप अल्फ़ा 2 निकाल लें, फिर उसको पुट करके यहाँ पे रख दें। ये काम कर सकते हो। लेकिन कई बार ये काम आसान नहीं होता। ठीक है ना। तो अब क्या करें?
तो एक काम करते हैं, दोनों तरफ आप टेंजेंट ले लीजिए, यहाँ पे भी आप टेंजेंट ले लो, ठीक है, ठीक है सर जी, और यहाँ पर भी आप टेंजेंट ले लो, दोनों तरफ कोणों पे हम टेंजेंट ले सकते हैं, ठीक है, ले लिया। अब इसको सोल्व कर लो, ये हो गया टेंजेंट ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेंजेंट ए माइनस टेंजेंट बी अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट ए टेंजेंट बी, फॉर्मूला होता है ना, ये लगा दिया मैंने, बराबर क्या है टेंजेंट थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, अब टेंजेंट अल्फा 1 ये हमें क्या दर्शा रहा है, आप कहेंगे सर टेंजेंट अल्फा 1 तो बेसिकली हमें इस रेखा की ढाल दर्शा रहा है ना, इस रेखा की ढाल को एक काम करता हूँ m1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इतना बड़ा बड़ा लिखना बार बार मुश्किल हो जाएगा ना, इसलिए मैंने इसको m1 बोल दिया, इसको मैं m2 बोल देता हूँ, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बन गया, ठीक है सर, ठीक है, यानी कि अगर मुझे ये वाला कोण बताना है तो मैं इस फॉर्मूले से बता सकता हूँ, है ना, यहाँ पे m1 m2 की वैल्यू रखूंगा, इन दो रेखाओं की जो ढाल हमें दे रखी होगी उसको यहाँ पे रख दूंगा, रखने के बाद जो वैल्यू आएगी वहाँ से मुझे टेंजेंट थीटा पता चल जाएगा, टेंजेंट थीटा पता चल गया तो थीटा भी पता चल जाएगा, समझो भाई। इसको सॉल्व करने के बाद मान लो कि 1 आ गया, इसको काटा पिटाई की तो 1 आ गया, अब टेंजेंट थीटा 1 कब देता है 45 डिग्री पे, तो हमें पता चल गया कि ये कौन 45 डिग्री का है, ठीक है, ठीक है सर जी, आपने ये कोण तो बता दिया, अब ये कोण भी बताइए, क्योंकि हमें तो दोनों कोण बताने हैं ना, न्यून कोण और अधिक कोण दोनों बताने हैं। इस आकृति के हिसाब से चलें तो ये न्यून कोण बन रहा था, इस आकृति के हिसाब से, क्योंकि आकृति दूसरी भी ले सकते थे, इस आकृति के हिसाब से चलें तो ये न्यून कोण बन रहा था, ये अधिक कोण बन रहा है, तब ये कौन कौन बताएगा भैया, ये भी बता देते हैं, समझिए कैसे, हमें अब ये कौन बताना है ना, ये कौन तो आपने बता दिया, ये कौन कैसे बताएंगे, तो ये कौन कौन सा बन रहा है, ये बन रहा है आपका पाई माइनस थीटा, भाई इन दोनों कोणों का जोड़ पाई होता है 180 होता है, तो अगर ये थीटा तो ये पाई माइनस थीटा हो गया, है ना, टेंजेंट थीटा तो आपने बता दिया, अब आप मुझसे ये वाला कौन पूछ रहे हैं, यानी कि अब आप मुझसे ये वाली वैल्यू पूछ रहे हैं, ये भी बता सकते हैं, किस तरीके से, देखिए टेंजेंट पाई माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस टेंजेंट थीटा, ठीक है, टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो आपको पता चल चुकी है, क्या है, ये है, ढाल दो बस इसके अंदर, तो ये कुछ आपको इस तरीके से मिल जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, ये कोण ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला ये हो गया, ये कोण ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले बन गए, इन दोनों फॉर्मूले को इकट्ठा करके लिख देते हैं, तो इकट्ठा करके लिखते हैं तो ये बन गया, ठीक है जी। तो अगर आपसे दो रेखाओं के बीच में बनने वाले न्यून कोण और अधिक कोण दोनों कोण पूछ ले जाएं तो आप ये फॉर्मूला लगाइए, वहां से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, है ना, दो कोण आपको पता चल जाएंगे, एक न्यून कोण होगा और एक अधिक कोण होगा, ठीक है। तो अगर आपसे प्रश्न में बोल दे कि भैया दो रेखाएं हैं और इन दो रेखाओं के बीच में बनने वाले न्यून कोण और अधिक कोण दोनों बताइए, तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगाएंगे और आपके पास वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब यहां पर एक समस्या आती है, क्या, मान लो कि प्रश्न में कह दे कि भैया उनको तो सिर्फ न्यून कोण चाहिए, उनको दोनों कोण नहीं चाहिए, उनको तो सिर्फ न्यून कोण चाहिए, तब कैसे बताओगे, तब कैसे बताओगे, तो आप कहेंगे सर न्यून कोण चाहिए तो इसका मतलब ये वाला कोण चाहिए, है ना, बेटा ये जरूरी थोड़ी है कि ये न्यून कोण हो, क्योंकि आकृति जो है वो ऐसी भी बन सकती है, और हो सकता है कि भैया जो दो रेखाएं आप खींच रहे हैं उनकी आकृति कुछ ऐसी बन जाए, कुछ ऐसी बन जाए, आकृति जरूरी थोड़ी है कि ऐसी बने, है ना, अगर इस प्रकार से आकृति बन गई तब तो ये कोण, न्यून कोण ये वाला माना जाएगा, इस प्रकार से आकृति बन गई तब तो न्यून कोण ये वाला माना जाएगा, लेकिन अगर आकृति इस प्रकार से बन गई तब तो न्यून कोण ये माना जाएगा, समझ रहे हैं। अब यहां पे समस्या हो गई, अगर हमसे दो रेखाओं के बीच में बनने वाला न्यून कोण और अधिक कोण दोनों कोण पूछ ले जाएं तब तो कोई समस्या नहीं है, ये वैल्यू आ गई भैया, इसमें से एक न्यून कोण है एक अधिक कोण है, ठीक है, लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि भैया न्यून कोण ही चाहिए हमें, तो तब समस्या आ गई भैया, है ना, क्योंकि आकृति जरूरी थोड़ी है कि ऐसी बने, आकृति तो ऐसी भी बन सकती है, इस आकृति के हिसाब से देखें तो भैया न्यून कोण ये है,
और इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू सर ये है, जब हमने निकाला था तो इसकी वैल्यू ये आई थी, है ना। और इस आकृति के हिसाब से देखें तो न्यून कोण ये है, और इसके हिसाब से देखें तो न्यून कोण की वैल्यू ये है ना। अब क्या करें, अब क्या करें, इस समस्या का समाधान ढूंढते हैं। ठीक है, देखिए, तो इस समस्या के समाधान के लिए मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, आप मुझे बताइएगा। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि टेंजेंट जो है, टेंजेंट थीटा, अगर थीटा की वैल्यू न्यून कोण हो, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से छोटी हो, तो टेंजेंट आपको किस प्रकार की वैल्यू देगा। तो आप कहेंगे सर अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है तो टेंजेंट हमेशा हमें पॉजिटिव देगा, हमेशा हमें क्या देगा, पॉजिटिव देगा। ठीक है, ठीक है ना, बिल्कुल सर। अब आ जाइए इस आकृति पे। हम्म, अगर आकृति कुछ इस प्रकार से बन रही है तो ये आपका न्यून कोण है ना। हाँ जी सर, टेंजेंट न्यून कोण पे हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। ठीक है सर, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू आएगी आपकी पॉजिटिव आएगी। बिल्कुल सर। अगर हम इस आकृति की बात करें तो न्यून कोण ये बन रहा है, बिल्कुल। और टेंजेंट न्यून कोण पे हमेशा क्या देता है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये जो वैल्यू है, पूरी वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, ये जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, ये भी पॉजिटिव है। वापिस समझिए, टेंजेंट न्यून कोण पे आपको हमेशा क्या देता है, पॉजिटिव देता है। न्यून कोण इस आकृति में तो ये बन रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया, न्यून कोण इस आकृति में तो ये बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है आपकी ये पॉजिटिव है। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इस आकृति की बात करें तो न्यून कोण यहाँ बन रहा था, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ये आपकी पॉजिटिव है। ठीक है, अब ये वैल्यू पॉजिटिव कैसे हो सकती है, ये वैल्यू पॉजिटिव तब होगी जब ये वाली नेगेटिव होगी, है ना। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हो गई तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। ठीक है जी, है ना। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको न्यून कोण चाहिए, अगर आपको कौन सा कोण चाहिए, दो रेखाओं के बीच में बनने वाला न्यून कोण, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेनी पड़ेगी। समझ रहे हैं, m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, इसकी चाहे कैसी भी वैल्यू आए, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आई थी, ये वाली बात कर रहा हूँ सिर्फ इसकी, ये वाली नेगेटिव आई थी, यहाँ पर ये वाली पॉजिटिव आई थी। इसकी वैल्यू चाहे कैसी भी आए, अगर आप इसकी वैल्यू को पॉजिटिव कर दें, इसकी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव कर दें, है ना, तब आपको हमेशा न्यून कोण मिलेगा। यहाँ पर यही तो बात सीखी हमने, समझिए। ये वाली की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी, न्यून कोण मिल रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा था कि ये वाली वैल्यू नेगेटिव थी, लेकिन अगर मैंने इसके आगे एक नेगेटिव और लगा दिया, ये वाली वैल्यू नेगेटिव थी भैया, लेकिन अगर इसके सामने एक नेगेटिव और लगा दूं तो मुझे पॉजिटिव मिल जाएगा। पॉजिटिव मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे न्यून कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर मुझे न्यून कोण चाहिए तो मुझे कैसे ना कैसे करके इसकी जो वैल्यू है इसको हमेशा मुझे पॉजिटिव रखना पड़ेगा। अब इसकी वैल्यू को हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके सामने मापांक लगा दीजिए। समझ रहे हैं, तो जब आप इसके सामने मापांक लगा देते हैं तो आपको हमेशा न्यून कोण मिलता है। ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। ठीक है, और इस बात पे आपको थोड़ा बहुत विचार विमर्श भी करना पड़ सकता है। एक बार में क्या पता ना समझ में आए, दो तीन बार देखेंगे ना तो समझ में आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप भी समझिए, दो रेखाओं के बीच में अगर आपसे न्यून कोण और अधिक कोण दोनों पूछ ले तो आप ये फॉर्मूले से बताएंगे। दो वैल्यू मिलेंगी, एक न्यून कोण होगा एक अधिक कोण होगा। दो रेखाओं के बीच में अगर आपसे सिर्फ न्यून कोण पूछ ले, सिर्फ कौन सा कोण पूछ ले, न्यून कोण पूछ ले, तो आप इस फॉर्मूले से बताएंगे। क्यों सर, ये फॉर्मूले से क्यों, क्योंकि टेंजेंट न्यून कोण पे हमेशा पॉजिटिव देता है, हमेशा पॉजिटिव देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको हमेशा पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव है तब भी इसको पॉजिटिव बनाना है ना। यहाँ पर ये नेगेटिव था, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने इसका सामने एक नेगेटिव और लगा दिया ताकि पॉजिटिव बन जाए। पॉजिटिव बनेगा तभी तो न्यून कोण मिलेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे मापांक लगा दिया। मापांक क्या करता है कि अगर ये नेगेटिव होगा तब भी इसको पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव बना देगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि न्यून कोण मिल जाएगा। ठीक है, तो दो फॉर्मूले हमने यहां से सीखे। कौन कौन से सर जी, एक तो हमने ये वाला सीखा,
और एक हमने ये फॉर्मूला सीखा। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है न्यून कोण और अधिक कोण दोनों को बताने का। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला है न्यून कोण को बताने का। ठीक है, ठीक है सर। अब कहेंगे सर अगर अगर प्रश्न में कह दे कि भैया दो रेखाओं के बीच का कोण बताओ, ना अधिक लिखा हो ना न्यून लिखा हो, सिर्फ लिखा हो कि दो रेखाओं के बीच का कोण बताओ, तब उसका मतलब क्या होगा? तब उसका मतलब ये होगा कि वो आपसे न्यून पूछ रहा है। ठीक है ना? अगर प्रश्न में कुछ नहीं लिखा तो आपको न्यून कोण ही बताना है। ठीक है ना? अगर प्रश्न में लिखा है कि न्यून और अधिक दोनों बताएं, तब आपको दोनों बताने हैं। ठीक है, अब प्रश्न में अगर सिंपल लिखा है ना दो रेखाओं के बीच का कोण बता दो, तो इसका मतलब वो आपसे न्यून कोण पूछ रहा है। क्लियर हुई? आई बात समझ में? अब मैं इससे संबंधित कुछ प्रश्न का देता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, चलिए प्रश्न करते हैं। क्या क्या लिखा है? क्या लिखा है कि एक रेखा की पूर्णता 1/√3 है। ठीक है, दूसरी रेखा की पूर्णता √3 है। तो इन दो रेखाओं के बीच का कोण बताइए। बता देंगे, क्या दिक्कत है? क्या फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला टेंजेंट थीटा बराबर m1 - m2 अपॉन में 1 + m1 m2। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा टेंजेंट थीटा बराबर m1 - m2। m1 चाहे आप इसको मान लीजिए चाहे आप इसको मान लीजिए, आपकी मर्जी है। इसको मान लेते हैं। तो 1/√3 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस 1/√3 गुणा √3। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं इसको। तो टेंजेंट थीटा बराबर हो गया, इसका एलसीएम लीजिए, इसका एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आ गया √3, ऊपर हो गया 1 - 3 अपॉन में, इसको सोल्व कर लीजिए, ये 2 हो गया। 2 को मिल सकता हूँ 1/1, 2/1 सॉरी। ठीक है ना? अब नीचे भी बटे में है ऊपर भी बटे में है, तो जो नीचे वाला बटा है ऊपर जाके उल्टा हो जाएगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये कुछ आपको इस तरीके से दिखेगा, टेंजेंट थीटा बराबर 1 - 3 बटे में √3 गुणा में 1/2। है ना? ये -2 हो गया, ये 2 हो गया, कट जाएगा, -1 आएगा। तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू क्या आ गई? ये आ गई सर हमारे पास -1/√3। इसका मापांक लेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, मापांक पॉजिटिव कर देता है ना। तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर आ गया? 1/√3 के। अब आप मुझे बता सकते हैं कि 1/√3 कहाँ पे होता है? टेंजेंट में 1/√3 कब आता है? कहेंगे सर टेंजेंट में 1/√3 आता है जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो। थीटा की वैल्यू क्या हो? 30 डिग्री। यानी इन दो रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। क्लियर हुई बात? ठीक है, और इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। वैसे आपको डायरेक्टली वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे आपसे, ठीक है, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्टली कैसे कर सकते थे। देखिए क्या लिखा है कि इस रेखा की प्रवणता जो है वो 1/√3 है ना? 1/√3 है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो ये रेखा है ये धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 30 डिग्री का कोण बना रही है ना? मान लो कि ये रेखा कुछ ऐसी है, मान लो। ठीक है, इसकी प्रवणता √3 है, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि ये रेखा धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा में 60 डिग्री का कोण बना रही है ना? तो 60 डिग्री का कोण कैसे बनेगा? ये लगभग कुछ ऐसे बनेगा लगभग, है ना? आपसे इन दो रेखाओं के बीच का कोण पूछा था, दो रेखाओं के बीच का कोण पूछा है, तो इसका मतलब न्यून कोण की बात चल रही है। ये वाला कोण पूछा था, कैसे बताओगे? ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर आपके पास 30। 30 ये 30 ये 30 नहीं, ये 60 है तो ये 30 कैसे हो गया? ये हो गया आपके पास 120 सॉरी, है ना? तो 120 ये 30 ये 150, ये कितना बच गया? 30 बच गया, और हमारा आंसर भी कितना है? 30 आया। आया लॉजिक समझ में? ये चीज़ थी। क्लियर? एक दो उदाहरण और देखते हैं। ये वाला उदाहरण देखिए। क्या लिखा है कि दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच का कोण π/4 है। ठीक है सर, पहली रेखा की ढाल है 1/2, दूसरी रेखा की ढाल बताओ। अब इसको आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, क्योंकि आपको ये नहीं पता कि टेंजेंट में 1/2 कहाँ पे आता है ना? आता है कहीं पर, कहीं ना कहीं तो किसी ना किसी एंगल पे आता होगा, लेकिन वो एंगल नहीं पता अपने को, तो इसलिए डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे आप इसको, है ना? तो फॉर्मूले से कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? कैसे सर? देखो भैया, हमें m1 तो दे रखा है, इसको m1 बोल देता हूँ ना। थीटा भी अपने को दे रखा है,
कितना, पाई बाय फोर का हो या 45 डिग्री को, बात एक ही है। M2 चाहिए ना आपको, फॉर्मूला लगा देंगे, डायरेक्टली आ जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है टेंजेंट थीटा बराबर M1 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1 M2। वैल्यू पुट करिए, आंसर आएगा आपका। कर देते हैं जी। ये हो जाएगा टेंजेंट पाई बाय फोर, टेंजेंट पाई बाय फोर पे कितना होता है 1 बराबर M1 की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस M2 अपॉन में 1 प्लस M1, M1 की वैल्यू तो 1/2 है ना, तो लिख दो भाई 1/2 इंटू M2। ठीक है, आप चाहें तो इसको M2 लिखना चाहें तो M2 लिख दीजिए। अगर आपको M2 से लिखने से दिक्कत आ रही है तो आप एक काम करिए, इसको M2 मत लिखिए ना, इसको M मान लीजिए। कुछ भी मान सकते हैं यार अपनी मर्जी से, M3 मान लो, M4 मान लो, हमने M मान लिया। ठीक है, सोल्व कर लो बस। अब देखिए ये हो जाएगा एक बराबर, इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2M अपॉन में 2, है ना। इसका अगर हम एलसीएम लें तो हो जाएगा 2 प्लस M, ऐसा अपॉन में 2। इसके अपॉन में 2 था, इसके अपॉन में 2 था, वो कट गया, ऐसा हो गया। ठीक है सर। अब यहां से मापांक हटाना पड़ेगा। जब एक तरफ मापांक हो और आप मापांक हटाना चाह रहे हो तो होगा क्या कि प्लस माइनस का निशान लग जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है सर। अब आप सोल्व कर लो, एक बार प्लस का ले लो, एक बार माइनस का ले लो। मान लो कि मैं एक बार प्लस का ले लेता हूँ। अगर मैं प्लस का लूंगा तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 2 प्लस M बराबर 1 माइनस 2M। सोल्व कर लेते हैं, इसको यहाँ पे ले आते हैं, इसको वहाँ भेज देते हैं, तो ये हो गया 3M बराबर में माइनस का 1, M की वैल्यू कितनी आ गई -1/3। ठीक है, एक बार आप माइनस रख लो, माइनस रखो तो क्या हो जाएगा, माइनस रखोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। सोल्व कर लो इसको, ये हो जाएगा -3 बराबर माइनस का M, M की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। ठीक है, अब आपको एक डाउट होगा कि सर यहाँ पर दो प्रवणता कैसे आ गई, है ना। तो दो प्रवणता इसलिए आ गई बेटा क्योंकि दो रेखाएं ऐसी हो सकती थी जो कि इस रेखा को काटती थी और 45 डिग्री का कोण बनाती थी। दो रेखाएं ऐसी हो सकती थी। ठीक है, और यही बात का जवाब आपके बुक में भी दिया हुआ है, दिखाएं। ये देखिए, ये एक रेखा है जिसकी पूर्णता है 1/2। ठीक है, अब इस रेखा को ये रेखा काट के जा रही है और इसकी पूर्णता कितनी है -1/3, पूर्णता मैंने ढाल। ठीक है, कोण कितना बन रहा है इन दोनों के बीच में 45 डिग्री। आप कहें सर ये वाला कोण नापते थे, नहीं ये अधिक कोण है भैया, आकृति के हिसाब से देखोगे तो, हम तो न्यून कोण चाहिए था ना। ठीक है सर, सेम यही रेखा है, हाँ जी, इस रेखा को ये रेखा काट के जा रही है, तब भी कोण कितना बन रहा है 45 डिग्री। यानी कि यहाँ पे अगर M की वैल्यू 2 आई है ना, 2M की वैल्यू आई है, तो इसका मतलब ये है कि दो रेखाएं ऐसी हो सकती हैं जो कि इस रेखा को काट के जाए और 45 डिग्री का कोण बनाए। ठीक है ना, न्यून कोण 45 डिग्री का बने, ऐसी दो रेखाएं हो सकती हैं। क्लियर होगी बात, ये चीज थी। एक दो और उदाहरण देखते हैं, चलिए। अब आपकी एनसीईआरटी बुक का आपको मैं क्वेश्चन करने को दे रहा हूँ, वो खुद ब खुद करिएगा, है ना। खुद करेंगे तो आप सीखेंगे, दिमाग खुलेगा आपका। एक तो 10वां क्वेश्चन ये आप करिएगा, ठीक है, खुद पढ़िएगा, समझ में आएगा आपको, थोड़ा दिमाग लगाइएगा। एक 11वां प्रश्न ये आप कर सकते हैं, इन दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या माने टेंजेंट। ठीक है, 1/3 है, यानी कि टेंजेंट थीटा का ही वैल्यू दे दिया पूरा। टेंजेंट थीटा की जगह 1/3 लिखना है, टेंजेंट थीटा की जगह ही 1/3 लिखना है, ये बात कह दी। तो 10वां प्रश्न करिएगा, 11वां प्रश्न करिएगा, और भी बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक से जो डायरेक्टली क्वेश्चन है वो तो 10वां और 11वां ही है। तो आप ये 10वां और 11वां क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है ना। 10वां और 11वां ये दोनों क्वेश्चन करिएगा, आपको सीखने को मिलेगा। कराने को तो मैं भी करा दूँ, लेकिन फिर वो आप रट्टाबाजी वाली बात हो जाएगी। ठीक है ना, तो एक टॉपिक और रह गया, उस टॉपिक को कल करके एक्सरसाइज 10.1 फिर मैं करा दूंगा। एक्सरसाइज 10.1 आप खुद ब खुद भी कर सकते हैं, आपको मैंने आराम आराम से ही समझाई है पूरी एक्सरसाइज। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, कल ये टॉपिक करवा के मैं ये वाला टॉपिक करवा दूंगा,
उसके बाद फिर आपकी एक्सरसाइज 10.1 कर लेंगे। ठीक है। और वीडियोस की जो फ्रिक्वेंसी है ये कम हो रही है, मुझे पता है, क्योंकि हमारा जो मेन टारगेट है वो अब IIT JEE हो गया है ना। क्योंकि हम मेनली कोर्स पे फोकस कर रहे हैं अपने, तो वहाँ पे वीडियोस बनानी पड़ती हैं और वो थोड़ी लेंथी वीडियोस बनती हैं, उसका DPP तैयार करना पड़ता है, प्रैक्टिस शीट तैयार करना पड़ता है, उसमें समय लगता है। ठीक है। अगर आप IIT JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। वो कोर्स अलग है बेटा, उसकी वीडियोस अलग हैं, है ना। हम ऐसा नहीं है कि भैया हम NCERT की वीडियो ढाल के और हम कह दें कि ये IIT JEE लेवल का है, ऐसा नहीं करते। IIT JEE लेवल अलग चीज़ होती है बिल्कुल। NCERT की बुक आपको उसको करने की जरूरत नहीं होती है, NCERT की बुक अलग होती है, NCERT लेवल JEE लेवल अलग होता है। तो अगर आप JEE की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं, हमारे कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है। कल मिलते हैं फिर। और ये आज का लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया, आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है। थैंक यू।